दोस्तों, आज की कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसकी दुनिया एक ही दिन में उजड़ गई। एक माँ जिसने हर ताना सहकर भी अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया, और एक घर जहाँ रिश्तों के नाम पर सिर्फ जहर पाला गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब सालों के बाद वो अतीत फिर से सामने आ खड़ा होता है। एक ऐसी रात जहां जश्न भी होगा और चीखें भी। एक ऐसा सच जो किसी की इज्जत बना सकता है और किसी का सब कुछ छीन सकता है। और उस रात एक शख्स आएगा जिसे देखकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। कौन है वो? क्यों लौट रहा है अतीत? और क्या होने वाला है उस घर में? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सच उतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। मेरा नाम अहाना है और मैं अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा और मेरे ताऊ जी दो भाई थे। पापा छोटे होने की वजह से ताऊ जी की बहुत इज्जत करते थे। ताऊ जी ने पूरी जिंदगी ऐश के साथ गुजारी, जबकि मेरे पापा बाबा के खत्म होने के बाद तुरंत ही कमाना शुरू कर चुके थे। बाबा की वो दुकान जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी, उसमें मेरे पापा का खून पसीना और मेहनत भी शामिल थी। इसी दुकान से हमारा और ताऊ जी का घर चल रहा था। हम लोग एक ही घर में रहते थे। ताऊ जी के 3 बच्चे थे, जबकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। तुम सारा दिन दुकान पर इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारा बड़ा भाई घर पर रहकर ऑर्डर चलाता है। मुझे ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं है। एक रात माँ ने पापा के थके हुए कंधे दबाते हुए शिकायत की। तुम औरतें तो बस ऐसे ही सोचती हो। बड़ा भाई बाप की जगह पर होता है और ये दुकान भी पिताजी की ही निशानी है। हम सबका इस पर बराबर का अधिकार है। पापा ने अपना पसीना साफ करते हुए बड़े ही साफ तरीके से जवाब दिया। अधिकार तो है, लेकिन भाभी का व्यवहार दिन ब दिन बहुत ही कड़वा होता जा रहा है। वो सारा दिन घर के सारे काम मुझसे ही करवाती हैं और अपने बच्चों को राजकुमारों की तरह रखती हैं। मेरे लिए तो उनके पास सिर्फ ताने हैं। माँ ने उनके कपड़े तय करते हुए बड़े दुख भरे अंदाज में कहा। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। बस आहाना को अच्छे से पढ़ाना है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। फिर कोई भी हमें गिरी हुई नजरों से नहीं देखेगा। पापा ने मुझे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा और उनकी आंखों में एक रोशन भविष्य की चमक थी। मैं अभी सिर्फ 5 साल की थी। वो दिन मेरी जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती, जब मेरे पापा मुझे हमेशा के लिए अनाथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा की मोटरसाइकिल का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, जहां उन्होंने ऐन मौके पर ही दम तोड़ दिया था। उसी दिन से हमारी जिंदगी के सबसे बुरे दिन शुरू हो गए थे। हाय भगवान, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं तो लुट गई। मेरी बेटी अनाथ हो गई। मेरे पापा की डेड बॉडी के पास मेरी माँ दहाड़े मारकर रो रही थी और उनकी चीख दिल चीर देने वाली थी। बस करो अब, तुम कितना रोओगी? जो भगवान की मर्जी है वही हुआ। अब तुम्हारा रोना उन्हें वापस तो नहीं ले आएगा। ताई जी ने बड़े ही ठंडे अंदाज में माँ को तसल्ली दी, जिसमें हमदर्दी की कोई भी झलक नहीं थी। भाभी, मेरे तो सर की छत ही छिन गई। मेरी तो दुनिया में अंधेरा हो गया। अब इस जालिम दुनिया में मेरा और मेरी मासूम बच्ची का कौन है? माँ ने ताई के पैरों में गिरकर रोते हुए कहा। अरे, हम लोग हैं ना, और इसके ताऊ जी भी तो हैं आहाना के। इस बच्ची को कोई सड़क पर थोड़ी ना छोड़ देंगे। तुम अब बस शांत रहो और तमाशा मत करो, ताई जी ने ठंडे अंदाज में कहा, लेकिन उनकी नजरों में मेरे पापा के जाने का कोई दुख नहीं था। उनके शब्दों में जो हमदर्दी थी, वो पापा के साथ ही चली गई थी। पापा के मरने के बाद ताऊ जी ने दुकान को पूरी तरह संभाल लिया था और ताई की आंखें आसमान पर चढ़ गई थीं। पापा की मेहनत की कमाई पर अब उनका पूरा कब्जा था। ताई एक एक रोटी के निवाले पर हमें हजार हजार बातें सुनाती थी। मैं छोटी थी, ऐसी बातें नहीं समझती थी। ये लो रोटी, और पूरा खाना ठीक से खत्म करना। सारा दिन कोई काम तो करती नहीं हो और वक्त पर रोटियां तोड़ने के लिए आ जाती हो। ताई ने रोटी की थाली मेरी माँ के आगे पटकते हुए बड़े ही कड़क अंदाज में कहा। भाभी, कल बुखार था, इसीलिए काम नहीं किया, वरना आपको तो पता है ना, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। माँ ने नजर झुकाए हुए नम्रता और बेबसी से जवाब दिया। हाँ हाँ, बड़ी आई बुखार वाली। बहाने बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे।
मेरे बच्चों के लिए तो मैंने अच्छा खाना बनाया है, लेकिन उस पर नजर मत डालना, क्योंकि तुम लोगों को यही मिलेगा। ताई ने मुंह बनाते हुए अपनी बात कही और वहां से चली गई। मैं ताई के बच्चों को स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखती तो वही खाना खाने की जिद करने लगती। माँ, मुझे भी वही खाना है जो उर्वशी दीदी खा रही है, मुझे ये दाल नहीं खानी। मैंने रोते हुए दाल की प्लेट पीछे कर दी और मुट्ठी बंद कर ली। मेरी बेटी, भगवान हमें भी देगा, तुम अभी यही खा लो, इसमें भी बहुत स्वाद है, देखो मैं भी तो खा रही हूं ना। माँ ने अपने आंसू पोंछते हुए मुझे जबरदस्ती वो रोटी खिलाने की कोशिश की और उनके हाथ कांपने लगे। नहीं, मुझे वही खाना खाना है। ताई ने उनको दिया है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिया? मैं भी तो उनकी बेटी हूं ना। मैं जमीन पर लेटकर जिद करने लगी और चिल्लाने लगी। चुप कर जा आहाना, क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रही हो? मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए वो सब कुछ? मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी और मुझे सख्ती से अपने सीने से लगा लिया। ताई की बेटियां अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थीं, तो मैं भी माँ से जिद करती कि मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए। माँ, देखो उर्वशी दीदी ने कितनी अच्छी फ्रॉक पहनी है, कितनी खूबसूरत गुलाबी है, मुझे भी ऐसी ही फ्रॉक दिलाओ। मैंने माँ के पल्लू को खींचते हुए जिद की। बेटा, वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें दिवाली पर जरूर नए कपड़े दिलाऊंगी, बस अभी तुम शांत रहो। माँ ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए मुझे तसल्ली दी। आप हमेशा झूठ बोलती हो माँ, आप मुझे कभी नहीं दिलाती हो। पापा होते तो मुझे रोज नई फ्रॉक दिलाते, आप गंदी हो। मैं रोते हुए वहां से भाग गई और माँ को अकेला छोड़ दिया। मेरी बातें मेरी माँ के कलेजे को काट कर रख देती थी। धीरे धीरे ताई ने ताऊ जी के दिल में हमारे लिए और ज्यादा नफरत भर दी थी। हर रात वो धीरे धीरे हमारे खिलाफ जहर उगलती थी। सुनिए, ये आपकी जो लाडली भाभी है ना, और उसकी जो बेटी है, उनका बोझ अब मुझसे उठाया नहीं जाता। इन लोगों को घर से निकाल दीजिए। ताई ने एक रात ताऊ के कान भरने शुरू किए और उनका अंदाज बहुत ही जहर से भरा था। तो क्या करूं? उनका बताओ, मेरा भाई मर गया है, क्या उन्हें घर से निकाल दूं? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? मेरी नाक कट जाएगी। ताऊ ने परेशान होते हुए जवाब दिया, लेकिन उनके इरादे भी डगमगाने लगे थे। लोग हमें रोटी खिलाएंगे क्या? सारा दिन ये औरत पड़ी रहती है और इसकी वो बच्ची मेरे बच्चों के कपड़ों और खाने पर नजर रखती है। दुकान की कमाई इतनी नहीं है कि इनका भी खर्च उठाया जा सके। ताई ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और फैसला सुनाने वाले अंदाज में बोली, उन्हें कहो कि अपना रास्ता कहीं और देखें। कब तक हम लोग उनका बोझ उठाते रहेंगे? कोई भी भाई अपने भाई की विधवा को सारी जिंदगी बैठकर नहीं खिला सकता। ताई ने आखिरी वार किया, जिसने ताऊ के जमीर को हिलाकर रख दिया। और फिर वो दिन आ गया जब ताऊ ने सब कुछ छीन कर मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा दिन मेरी पत्नी के सर पर चढ़कर बैठी रहती हो और काम चोरी भी करती हो। तुमने इस घर को नरक बनाकर रख दिया है। ताऊ जी ने सुबह सुबह ही माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनकी आंखों में दहशत उतर आई। भैया, मैंने क्या किया है? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन भगवान के लिए सुबह सुबह गुस्सा मत करिए। माँ ने डरते हुए हाथ जोड़ दिए और वो बुरी तरह से कांप रही थी। गलती की बात नहीं है, अब मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है इस दुकान की आमदनी से। मैं अपने बच्चों का पेट भरूं या फिर तुम दोनों का, मेरा तो दिवाला निकला जा रहा है। उन्होंने बेरहमी से माथे पर बल डालते हुए कहा, भैया, वो दुकान तो मेरे पति और ससुर जी ने मिलकर बनाई थी ना, उसमें उनका भी खून पसीना शामिल है, हमारा भी तो कुछ हिस्सा होगा ना। माँ ने पहली और आखिरी बार अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और सीधी खड़ी हो गई। कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? वो दुकान मेरे नाम पर है और उसका सारा माल भी मेरा है। तुम दो कौड़ी की औरत होकर मुझसे हिसाब मांगने की हिम्मत कैसे कर रही हो? वो गुस्से से पागल हो गए और उनका चेहरा लाल हो गया। तो अगर इतनी ही जुबान चलानी है और अधिकार मांगने हैं तो अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, अपना ये कचरा उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ताऊ जी ने माँ का बाजू जोर से पकड़ा और उन्हें दरवाजे की तरफ धक्का मार दिया। भगवान के लिए ऐसा जुल्म मत करिए, मैं छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में और कोई सहारा भी नहीं है, मुझे सड़क पर मत भेजिए। माँ ताऊ जी के पैरों में गिरने लगी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जा कहीं भी जाकर भीख मांगो और जो मर्जी हो वो करो, लेकिन बस मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं देखनी है।
ताऊ जी ने माँ को जोरदार ठोकर मारी और फिर वहां से चले गए। ताई जी दरवाजे पर खड़ी तंज भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थीं और उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। बड़ी आई, दुकान में हिस्सा मांगने वाली। चल दफा हो जाए यहाँ से, और दोबारा इस गली का मुंह भी मत देखना, वरना तेरी टांगे तोड़ डालूंगी। ताई जी ने हमारा सामान एक थैली में डालकर बाहर सड़क पर फेंक दिया। हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे गोद में उठाए सड़क पर खड़ी रो रही थी। माँ ने अपने आंसू साफ किए, मुझे सीने से लगाया और अपना पुराना थैला उठाकर एक तरफ चल पड़ी। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे? मेरे खिलौने अंदर रह गए हैं, मैंने मासूमियत से माँ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं बेटा, अब हमारा घर नहीं रहा। अब हम अपने नए घर जाएंगे, जहां हमें कोई नहीं डांटेगा। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी माँ मुझे लेकर ननिहाल चली गई। ननिहाल में एक मामा थे जो मेहनत मजदूरी करते थे। देखो बहन, मैं एक गरीब इंसान हूँ, दिहाड़ी मजदूर हूँ। आज मिलता है तो कल नहीं मिलता। अपने बच्चों का पेट ही मुश्किल से पाल रहा हूँ। तुम दोनों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? मामा ने माँ को देखते ही अपनी मजबूरी सामने रख दी और उनके अंदाज में रूखापन भी था। भैया, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, बस मुझे सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं खुद मेहनत मजदूरी कर लूंगी, अपना खर्चा खुद उठा लूंगी। माँ ने प्रार्थना भरी नजरों से मामा की तरफ देखते हुए गिड़गिड़ाकर कहा। हमारे पास कौन सा महल है? एक ही तो कमरा है, उसमें हम रहें या तुम लोगों को रखें? महंगाई ने तो वैसे ही कमर तोड़ रखी है। मामी ने नफरत से मुंह बनाते हुए कड़क अंदाज में कहा। माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। उनके अपने भी बच्चे थे, इसलिए माँ ननिहाल में रहने लगी, जो कि घर तो मेरे नाना का ही था, लेकिन बिल्कुल छोटा, एक कमरे का बना हुआ। जो घर पहले माँ ने किराए पर दिया हुआ था, लेकिन अब हम उसमें रह रहे थे। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन इसका किराया तुम्हें हर महीने देना पड़ेगा और अपना खाना पीना भी खुद ही देखना होगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मामा ने चाबियां माँ के हाथों में रखते हुए बड़े ही सख्त और बेदर्दी से कहा। मैं जानती हूँ भैया, मैं आज से ही काम की तलाश शुरू कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें महीने के महीने पैसे मिल जाएंगे। माँ ने चाबियां लेते हुए एक फैसला किया और अपने आंसू अंदर ही पी लिए। कुछ समय के बाद मामा बीमार पड़ गए। उनसे अपने बच्चों का खर्चा उठाना ही मुश्किल हो गया था। आहाना की माँ, मेरा तो अपना ही बुरा हाल है, अब मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता। तुम इस कमरे का किराया कब दोगी? मुझे पैसों की जरूरत है। मामा ने एक दिन खांसते हुए चारपाई पर लेटे लेटे माँ से पूछा। भैया, मैं कल से काम पर जा रही हूँ, मुझे बड़ी कोठी में बर्तन धोने और सफाई करने का काम मिल गया है। मैं जल्दी ही आपका सारा किराया चुका दूंगी। माँ ने जल्दी से जवाब दिया और उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। इस महीने माँ ने काम करना शुरू कर दिया और मेरा पेट पालने लगी। सुबह सुबह जब मैं गहरी नींद में होती, मेरी माँ उठकर दूसरे घर में जाकर झाड़ू पोछा करती और बर्तन मांजती थी। आहाना बेटा, तुम यहीं बैठकर पढ़ना, मैं जल्दी से मालकिन का काम खत्म करके आती हूँ, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। माँ मुझे एक पुरानी सी चटाई पर बिठाकर अपने काम में लग जाती और उनके कपड़े पसीने से भीग जाते। माँ, आप इतना काम क्यों करती हैं? आप थक जाएंगी, मुझे आपके हाथ खुरदरे लग रहे हैं। मैं माँ के माथे का पसीना अपने हाथ से साफ करते हुए कहती। मेरी बेटी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम पढ़ लिख कर ऑफिसर बन सको और तुम्हें मेरी तरह दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माँ मुस्कुराकर जवाब देती और अपने खुरदरे हाथों को छुपा लेती। मेरी माँ का एकमात्र सहारा मैं ही थी। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, हर बात को समझ रही थी। माँ, देखना, एक दिन मैं आपके सारे दुखों को दूर कर दूंगी। मैं इतनी बड़ी अफसर बनूंगी कि सब लोग हैरान रह जाएंगे और आपको रानी बनाकर रखूंगी। मैं रात को माँ के पैर दबाते हुए पूरे भरोसे के साथ कहती और मेरी आंखों में एक जुनून था। भगवान मेरी बेटी के सारे सपनों को पूरा करे और इस दुनिया की हर कामयाबी दे। मेरी माँ मुस्कुरा देती और मुझे आशीर्वाद देती। दूसरी तरफ ताऊ जी की बड़ी बेटी उर्वशी स्कूल में सरकारी टीचर बन गई थी। ताई की आंखें तो अब आसमान पर ही रहती थीं। उनका घमंड अपनी चरम सीमा पर था। देखो भाई, गरीबों की भी क्या जिंदगी है, आज यहाँ कल वहाँ।
मेरी तो बेटी पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन गई है और तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह लोगों के घरों में काम ही करेगी। सब किस्मत की बात है। ताई जी ने एक दिन बाजार में मेरी माँ को अपने घमंड का निशाना बनाया। वक्त वक्त की बात है भाई, भगवान जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे बेइज्जती। मेरी बेटी भी मेहनत कर रही है, एक दिन वो भी कामयाब होगी। माँ ने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया और कोई गुस्सा नहीं किया। हाँ हाँ, देखेंगे तुम्हारी उस भूखी फटी हालत की बेटी की कामयाबी को भी। जाओ, जाकर किसी घर के बर्तन मांजो, यही तुम्हारी औकात है और यही तुम्हारी किस्मत है। ताई ने हंसते हुए घमंड से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरी माँ सबर का दामन कभी भी नहीं छोड़ती थी और उनकी हर बात पर मुस्कुरा देती थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि न जाने किस मिट्टी की बनी है मेरी माँ। इतनी बातें सुनने के बाद भी वो मुस्कुरा देती थी। मेरी ताई ने मेरी माँ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उफ नहीं कहा था। माँ, आप जवाब क्यों नहीं देती? आप उनकी बदतमीजी और ताने क्यों झेलती रहती हैं? मेरा खून खौलने लगता है। मैंने गुस्से से कहा, बेटा, जवाब से नहीं अपने कर्मों से दिया जाता है। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। माँ ने मेरे आंसू साफ करते हुए मुझे समझाया और उनकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी। मैं एक एक बात पर ध्यान देती थी। मेरी पढ़ाई जारी थी। मेरी माँ की मेहनत मशक्कत जब मैं देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं दिन रात मेहनत करूं और अपनी माँ को वो सब कुछ दूं जिसके लिए मेरी माँ आज तक तरस रही थी। बस यही सोच सोच कर मेरा और ज्यादा मेहनत करने को दिल करता। 12वीं के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर यूनिवर्सिटी तक का सफर माँ की दिन रात मेहनत से तय हुआ। आहाना, रात के 2 बज रहे हैं, अब सो जाओ, कल सुबह कॉलेज भी तो जाना है। जाग जाग कर तुम अपनी आंखें कमजोर कर लोगी। माँ ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए परेशान होकर कहा। बस माँ, थोड़ा और, कल मेरा एक बहुत जरूरी टेस्ट है। मुझे हर हाल में पोजीशन पानी है और स्कॉलरशिप भी लेनी है। मैंने किताब से नजर हटाए बिना जवाब दिया और अपने लक्ष्य पर टिकी रही। उधर ताऊ जी के घर के हालात बाहर से तो बहुत शानदार लग रहे थे, लेकिन अंदर से उर्वशी की नौकरी ने उनके दिमाग को पूरी तरह से खराब कर दिया था। वो बेईमानी से पैसा कमाने और टेबल के नीचे से पैसे लेने में भी बिल्कुल नहीं हिचकती थी। माँ, आज मुझे एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को पास करने के 50,000 रुपए दिए हैं ताकि मैं उनके नालायक बेटे को पास कर दूं, और मैंने कर दिया है। उर्वशी ने एक शाम अपनी माँ को नोटों की गड्डियां दिखाते हुए बड़े ही गर्व और बेशर्मी से कहा। शाबाश मेरी बेटी, यही होती है ताकत और अकल। अब हम इस मोहल्ले के सबसे अमीर इंसान बनेंगे और सब लोग हमसे जलेंगे। ताई ने खुशी से वो पैसे अपनी मुट्ठी में दबा लिए और उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। मेरी माँ अपनी ईमानदारी की कमाई से खुश थी। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का फैसला कर लिया था। ये मेरा और मेरी माँ का वो सपना था जिसे पूरा करने के लिए मैंने अपनी नींद खराब कर दी थी। माँ, मैंने पुलिस सर्विस के लिए एग्जाम दिया है। आप प्रार्थना करना कि मेरा एग्जाम निकल जाए और हम इस बेइज्जती की जिंदगी से निकल आएं। मैंने एक दिन माँ को खुशखबरी सुनाई। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है आहाना, तुम जरूर कामयाब होगी। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। माँ ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा और उनके चेहरे पर एक सुकून था। और फिर मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने एग्जाम काफी अच्छे नंबरों से पास किया और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। ये एक कठिन पड़ाव था, लेकिन जब भी मैं ठोकर खाकर गिरती मुझे अपनी माँ के हाथों के छाले याद आ जाते और मैं दोबारा पूरी ताकत से खड़ी हो जाती। मैं अब आहाना से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आहाना बन चुकी थी। मेरी वर्दी, मेरे कंधे पर लगे हुए सितारे मेरी और मेरी माँ की बरसों की बेइज्जती और कुर्बानियों का फल था। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। तुमने मेरी बेटी को इतनी इज्जत दी और मेरी मेहनत का फल दिया। मेरी माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी वर्दी पहनी और शीशे के सामने खड़ी हो गई और खुद से वादा किया कि अब किसी गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगी और इंसाफ के रास्ते में किसी भी रिश्ते को कभी रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैंने अपनी टोपी सर पर रखी और ड्यूटी के लिए निकल पड़ी। मुझे पता नहीं था कि किस्मत ने मेरे लिए कैसा हैरान कर देने वाला प्लान बना रखा है और मेरा पहला ही बड़ा केस मेरे अपने ही अतीत से जुड़ा होगा। कानून की रखवाली और इंसाफ का वक्त करीब आ रहा था।
ताऊ जी के घर में उर्वशी की तरक्की की पार्टी मनाई जा रही थी और ताई ने अपनी आदत के मुताबिक मेरी माँ को वहां पर बेइज्जत करने के लिए बुला रखा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अब मैं वो पुरानी अहाना नहीं रही थी। अब मैं इंसाफ की वर्दी पहनकर उनकी चौखट पर दस्तक देने वाली थी। वक्त का पहिया घूम चुका था और अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया था। मैं अपने सामने पड़ी हुई फाइलों को बहुत ध्यान से देख रही थी। मेरी आंखों में एक गहरी चमक थी और चेहरे पर गंभीरता फैली थी। ये करप्शन का केस बहुत ही सीरियस है मैडम, हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा, कांस्टेबल ने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। सावधानी तो मुजरिमों को रखनी चाहिए, कानून को नहीं। मुझे उस स्कूल का सारा रिकॉर्ड आज शाम तक मेरी टेबल पर चाहिए। मैंने कड़क अंदाज में ऑर्डर दिया और फाइल का अगला पन्ना पलटा। जी मैडम, बिल्कुल, मैं अभी सारा रिकॉर्ड निकलवाता हूँ। कांस्टेबल ने डरते हुए सैल्यूट किया और फिर तेजी से बाहर चला गया। मैंने फाइल पर लिखे हुए नाम पर नजर डाली। उस पर सरकारी स्कूल का नाम साफ दिख रहा था। ये वही स्कूल था जहां पर मेरी कजिन उर्वशी पढ़ती थी। मेरे चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। प्रकृति अपने फैसले खुद ही करती है और मुजरिम को वहीं पर लाकर खड़ा करती है जहां से उसने जुल्म की शुरुआत की होती है। मुझे अपनी पर्सनल चीजों से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि शिक्षा जैसे पवित्र पेशे में भी दीमक लग चुकी है। दूसरी तरफ ताई जी के घर में खुशियों की बाढ़ आ गई थी। उर्वशी हाथ में एक सरकारी लेटर पकड़कर खुशी से पागल हो रही थी। माँ, देखो, मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं सिर्फ टीचर नहीं रही बल्कि हेड मास्टरनी बन गई हूँ। उर्वशी ने वो लेटर अपनी माँ के हाथों में देते हुए बड़े गर्व से कहा। उन्होंने उर्वशी को गले लगाते हुए कहा, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। मैं तो शुरू से यही कहती थी कि मेरी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने खुशी से अपनी बेटी का माथा चूम लिया और अब उनकी आंखों में घमंड की एक नई चमक उतर आई थी। अब तो पूरे मोहल्ले में हमारी तारीफ होगी। सब लोग जान जाएंगे कि अब हम लोग कितने बड़े हो चुके हैं। ताऊ जी ने भी सीना तान कर कहा और उनका घमंड भी आसमान छू रहा था। माँ, मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक शानदार पार्टी दें, सारे रिश्तेदारों को बुलाएं ताकि सब मेरी कामयाबी को देखें। उर्वशी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए ये बात कही। क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर बुलाएंगे और सबसे पहले उस भूखी फटेहाल अहाना की माँ को बुलाएंगे ताकि वो देखे कि मेरी बेटी आज कहाँ पहुंच गई है और उसकी बेटी अभी तक लोगों के झूठे बर्तन मांज रही है। ताई ने जहरीले अंदाज में जोर जोर से हंसते हुए कहा। उर्वशी ने तुरंत ही फोन घुमाया ताकि मेरी माँ को जला सके। हेलो चाची, कैसी हैं आप? सुना है बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है आपका। उर्वशी ने फोन पर बड़े ही घमंड भरे और तीखे अंदाज में बात शुरू की। हाँ बेटा, भगवान का शुक्र है कि हम लोग बहुत खुश हैं। तुम बताओ, सब लोग कैसे हैं? माँ ने अपनी आदत के हिसाब से बहुत ही प्यार से और सब्र के साथ जवाब दिया, लेकिन उनका दिल उस तंज से कटकर रह गया था। हम तो बहुत ही शानदार जिंदगी गुजार रहे हैं चाची। मैं हेड मास्टर बन गई हूँ। कल हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी है, आप भी आइएगा। बचा हुआ खाना हम आपको भी दे देंगे। उर्वशी ने जहर उगलते हुए दावत दी और दूसरी तरफ से मेरी ताई के हंसने की आवाजें आ रही थीं। भगवान तुम्हें और तरक्की दे बेटा, मैं कोशिश करूंगी आने की। माँ ने अपने आंसुओं को रोकते हुए फोन बंद कर दिया, लेकिन फोन रखते ही वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और वो छलक पड़े। मैं शाम को थकी हारी ड्यूटी से वापस आई तो माँ का चेहरा उतरा हुआ था। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? मैंने अपनी वर्दी की बेल्ट खोलते हुए माँ के पास बैठते हुए पूछा। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, बस थकान लग रही है। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ ने अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश की और उठकर जाने लगी। माँ, मुझसे झूठ मत बोलिए, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, चेहरा पढ़ना जानती हूँ। बताइए क्या हुआ है? मैंने माँ का हाथ पकड़कर सख्ती से पूछा। माँ ने रोते हुए उर्वशी के फोन और पार्टी वाली सारी बातें बता दी। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? आप बिल्कुल भी उस पार्टी में नहीं जाएंगी। मैंने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारा और मेरी आंखों में आग भड़कने लगी। बेटा, वो हमारे अपने हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अगर मैं वहां पर नहीं गई तब तो वो और ज्यादा बातें बनाएंगे कि देखो जलन के मारे नहीं आई है।
इसीलिए मुझे जाने दो, मैं उनकी बातें सुन लूंगी। माँ ने बेबसी से मेरे आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने आपसे कहा ना कि ना तो आप जाएंगी और ना ही मैं जाऊंगी। मेरे पास अपनी नौकरी से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं और मैं उन लोगों के चेहरे तक देखना नहीं चाहती हूँ। मैंने 2 टूक शब्दों में मना कर दिया, क्योंकि मुझे उस स्कूल वाले करप्शन केस की फाइल को पूरा करना था। अगले 2 दिन मैंने दिन रात एक कर दिया। उर्वशी के स्कूल का सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने था। सरकारी फंड में गबन, झूठी अटेंडेंस पर पैसे निकालना और गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप को हड़प लेना, सारे सबूत मेरी टेबल पर मौजूद थे। उस क्लर्क को अंदर लेकर आओ जिसने ये फर्जी बिल बनाए हैं। मैंने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया। एक कांपते हुए आदमी को मेरे सामने पेश किया गया। देखो राम बाबू, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना लूंगी, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरेगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बड़े ही ठंडे और डराने वाले अंदाज में कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। ये सब कुछ तो हेड मास्टरनी ने उर्वशी के ऑर्डर पर होता था। वही सारे फर्जी बिल बनवाती थी और पैसे खुद रख लेती थी। राम बाबू ने रोते हुए सारा सच उगल दिया और सबूत भी दे दिए। उसका बयान रिकॉर्ड करो और इसे लॉकअप में डाल दो। मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए इस केस में। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा और मेरी आंखों में जीत की चमक थी। फाइल के पन्ने चिल्ला चिल्ला कर उर्वशी के काले कारनामों की गवाही दे रहे थे। उसने गरीब स्टूडेंट्स की आने वाली स्कॉलरशिप की रकम जाली बैंक अकाउंट में जमा कर रखी थी। स्कूल की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का बजट निकलवाया गया था, लेकिन मौके पर एक ईंट तक नहीं लगी थी। ये सिर्फ एक करप्शन का केस नहीं था, बल्कि ये सैकड़ों बच्चों के भविष्य को खत्म कर देने का था। ये औरत शिक्षा जैसी पवित्र चीज को भी बेचकर खा रही थी। इसे तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं दांत पीसते हुए फाइल को मेज पर पटक दिया। मैडम, उसने राजनीति की पावर का भी इस्तेमाल किया है। कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। सब इंस्पेक्टर ने पूरी बात बताई। मुझे किसी भी बड़े नाम की परवाह नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। वारंट मेरे हाथ में है और गिरफ्तारी आज ही होगी। मैं कुर्सी से उठते हुए फैसला सुनाने के अंदाज में बोली। दूसरी तरफ ताई जी के घर में पार्टी की शुरुआत हो गई थी। पूरे मोहल्ले में बेहतरीन खाने पीने की खुशबू फैली हुई थी। देखो उर्वशी, आज कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जो तुम्हारी चाची है ना, उसे बिल्कुल दरवाजे के पास ही बिठाना, ताकि आते जाते सब लोग उसे देखें कि वो कितनी गरीब और लाचार है। ताई जी ने अपनी बेटी को हिदायत देते हुए बड़े ही कमीनेपन से कहा, आप फिक्र मत करो माँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मैं उसे अपने पास खड़ा करके अपनी कामयाबी की पूरी कहानी सुनाऊंगी और उसका जला हुआ चेहरा देखूंगी। उर्वशी ने अपनी माँ से भी बढ़कर जहर उगला और जोर से हंसने लगी। ताई जी ने नए कपड़े पहनकर नए मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ी थी और उनकी गर्दन अकड़ी हुई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उनकी खुशियों को किसकी नजर लगने वाली है। पार्टी का दिन आया। मैं सुबह से तैयार हो रही थी। मैंने अपने सबसे बेहतर लेकिन पुराने कपड़े निकाले। माँ, मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि वहां पर मत जाइए। वो लोग आपकी बेइज्जती करेंगे और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने अपनी ड्रेस पहनते हुए दोबारा से कहा, आहाना बेटा, रिश्तों को जोड़ना पड़ता है। उन्होंने बुलाया है तो जाना मेरा फर्ज बनता है। तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। माँ ने अपने सिर पर पल्ला डालते हुए नरमी से जवाब दिया। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो लोग हमें कभी भी इज्जत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें उस वक्त निकाला था जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने माँ का रास्ता रोकते हुए तीखे अंदाज में याद दिलाया। आहाना बेटा, वो वक्त और था। अब हमने खुद को संभाल लिया है। तुम इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई हो, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। माँ ने मेरी वर्दी के सितारों पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, डर की बात नहीं है माँ, बात इज्जत की है। मैं नहीं चाहती कि वो गिरे हुए लोग आप पर फिर से तानों के तीर चलाएं। आपका एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने माँ के हाथ पकड़ते हुए कहा और मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही जाऊंगी, बधाई देकर फिर वहां से वापस आ जाऊंगी। तुम अपना काम करो और मेरी फिक्र मत करो। माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और फिर दरवाजे की तरफ चली गईं। मैं उन्हें जाती देखती रही। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि आज मेरी ड्यूटी क्या है
और मैं कहाँ पर छापा मारने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ को वक्त से पहले कुछ भी पता हो। मैंने अपनी पुलिस बेल्ट को कसा और अपनी सर्विस पिस्टल को चेक किया। ये वर्दी सिर्फ कपड़ों का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि ये सभी गरीबों की आवाज थी जिन्हें इन जालिमों ने चुप करवा दिया था। आज मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि मैं वही आहाना थी जिसे उसके ताऊ ने घर से धक्का देकर निकाला था। घर से निकलकर मैं सीधा थाने पहुंची। मेरी टीम पूरी तरह से तैयार थी। आज उर्वशी की गिरफ्तारी थी और मुझे पता था कि वो इस वक्त अपने घर में पार्टी के मजे ले रही होगी। सारी टीम की गाड़ियां तैयार करिए, हम लोग अभी छापा मारने जा रहे हैं। कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल पाए। मैंने बुलंद और रौबदार आवाज में आदेश दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मेरी मंजिल भी वही थी जहां पर मेरी माँ जा रही थी, लेकिन मेरे जाने का मकसद बिल्कुल अलग था। कानून हरकत में आ चुका था और अब किसी रिश्तेदारी की कोई भी गुंजाइश बाकी ही नहीं थी। ताऊ के घर में जारी पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी। ताई जी के घर के बाहर टेंट लगे हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियों से पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। महंगी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी जो उर्वशी की करप्शन की कमाई का जीता जागता सबूत थी। मेरी माँ ने अपनी पुरानी चप्पलों के साथ उस आलीशान पार्टी में कदम रखा तो उन्हें अपनी गरीबी का एक बार फिर से एहसास होने लगा। चारों तरफ अमीरों की भीड़ थी जो महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे और वहां के बेहतरीन खाने का मजा उठा रहे थे। अरे देखो तो, ये कौन आ गया है? गरीबों की भी आज शामत आ गई है, जो इस तरह हमारे जैसे ऊंचे स्टेटस के लोगों के बीच में आना पड़ गया है। ताई जी ने दूर से मेरी माँ को देखते हुए बहुत तेज आवाज में कहा और उनकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। भाभी, आपने खुद ही तो मुझे बुलाया था। मैं तो सिर्फ यहाँ उर्वशी बेटा को बधाई देने आई हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। माँ ने नरमी से जवाब दिया, जबकि उनका दिल ताई जी की इस खुली बेइज्जती पर टूट गया था। बुलाया था तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सीधे यहाँ खास मेहमानों के बीच में आकर खड़ी हो जाओ। तुम्हारे कपड़े तो देखो, कैसे पुराने और बदबूदार लग रहे हैं। ताई जी ने नाक पर रुमाल रखते हुए बड़ी ही घृणा के साथ माँ को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई गंदी चीज देख ली हो। मैं अभी चली जाती हूँ भाभी, बस उर्वशी बेटा को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना। माँ ने बेइज्जती महसूस करते हुए पीछे कदम बढ़ाए और उनकी आंखों में आंसू आने लगे। इतनी जल्दी क्या है? आई हो तो कुछ खा पी कर ही जाओ। हमने गरीबों के लिए भी बचा हुआ खाना रखा है जो वहां जाकर बैठते हैं। ताई जी ने बड़ी ही बदतमीजी से हंसते हुए माँ को पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा किया जहां पर हल्का अंधेरा था। उसी वक्त उर्वशी अपनी भारी बनारसी साड़ी और सोने के जेवरों से लदी हुई वहां पर आ गई। उसका चेहरा घमंड से चमक रहा था और वो अपनी सहेलियों के झुंड में थी। उसने जब मेरी माँ को देखा तो उसके माथे पर लकीरें छा गईं। माँ, इन्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया है? मेरी सारी हाई स्टेटस सहेलियों के सामने क्यों मेरा तमाशा बनवा रही है ये औरत? उर्वशी ने बड़े ही गुस्से और घमंडी अंदाज में अपनी माँ से शिकायत की और मेरी माँ को गिरी हुई नजरों से देखा। मैंने तो इसे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि ये दूर खड़ी होकर हमारी शान शौकत को देखेगी, लेकिन ये तो सर पर चढ़ रही है। मैं अभी इसकी औकात याद दिलाती हूँ। ताई जी ने उर्वशी को तसल्ली देते हुए गुस्से से अपने कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ पुलिस की सायरन बजाती हुई गाड़ियां शहर की खामोशी को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ निकल चुकी थीं। मैं आगे की सीट पर बैठी थी और मेरी नजरें सामने सड़क पर जमी थीं। मेरे चेहरे पर एक ठंडा और गंभीर भाव था जो एक सख्त पुलिस ऑफिसर की पहचान होती है। मैडम, हम मुजरिमों के घर के बिल्कुल करीब हैं। क्या हमें पिछले दरवाजे पर पुलिस तैनात कर देनी चाहिए ताकि वो कहीं से भी भाग न सकें? सब इंस्पेक्टर ने पीछे से झुककर अपने पेशेवर अंदाज में पूछा। बिल्कुल, कोई भी रास्ता खाली नहीं रहना चाहिए। मुजरिम को भागने का कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए। घर को चारों तरफ से घेर लो। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया। जी मैडम, किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक आपका अगला आदेश नहीं आएगा। सब इंस्पेक्टर ने वायरलेस पर बाकी की गाड़ियों को सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए। आज कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और किसी भी राजनीति या दूसरे प्रेशर को बीच में नहीं लाया जाएगा। मेरी टीम तैयार है
मैंने अपनी सर्विस पिस्टल को चेक करते हुए एक आखिरी आदेश दिया और मेरी आंखों में इंसाफ का जुनून था। पार्टी के बीच में मेरी माँ एक कोने में सिर झुकाकर खड़ी थी। वो वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन ताऊ जी ने आकर उन्हें घेर लिया था। उनका व्यवहार भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कुछ अलग नहीं था। तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल चुका हूँ? उन्होंने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए कहा और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। भैया, मैं तो बस पुरानी बातों को भूलकर आपकी खुशी में शामिल होने आई थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी चली जाती हूँ। माँ ने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए प्रार्थना की और उनका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। खुशी में शामिल होने आई हो या फिर हमारी दौलत और मेरी बेटी की तरक्की देखकर जलन की आग में जलने आई हो, तुम्हारी नीयत में खोट है। उन्होंने बड़ी बेरहमी से इल्जाम लगाते हुए माँ की बेइज्जती करना शुरू कर दी। भगवान जानता है भैया, मेरे दिल में कोई भी जलन नहीं है। मैं हमेशा आपके बच्चों को आशीर्वाद ही देती आई हूँ। माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई सुनने वाला नहीं था। बस करो अपना ये झूठा रोना धोना और ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाना। हम तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानते हैं। उर्वशी ने आगे बढ़कर मेरी माँ की बात काटी और बड़ी ही बदतमीजी से चिल्लाई, बेटी, तुम तो मेरी आंखों का तारा जैसी हो। तुम पढ़ी लिखी हो, ऊंचे पद पर हो, तुम्हें बड़ों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। माँ ने उर्वशी को प्यार से समझाने की कोशिश की, जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया। मेरी बराबरी उस 2 टके की अहाना से मत करो। मैं एक सरकारी स्कूल की हेड मास्टरनी हूँ और वो किसी कोठी में झाड़ू पोछा कर रही होगी। उर्वशी ने बड़े ही घमंड के साथ जवाब दिया और उसकी आंखों में गुरूर टपकने लगा। मेरी अहाना बहुत मेहनती है। वो झाड़ू नहीं लगाती है। उसने बहुत मेहनत की है और भगवान ने उसे अब इज्जत भी दी है। माँ ने पहली बार अपनी बेटी के पक्ष में ऊंची आवाज में जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मेरी पोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बड़ी इज्जत दी है भगवान ने। जरा बुलाओ तो अपनी उस मेहनती बेटी को, हम भी तो देखें कि कौन सा ताज पहन लिया है उसने। ताई जी ने तेज आवाज में हंसते हुए कहा, जिससे वहां पर खड़े हुए मेहमान भी माँ के ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। ये वो वक्त था जब पार्टी में मौजूद सारे मेहमानों की नजर मेरी माँ पर ही टिकी हुई थी और वो सब ताई जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। मेरी माँ अकेली उन जालिमों के बीच में खड़ी हुई बेइज्जत हो रही थी। उन्होंने अपना पुराना बैग मजबूती से पकड़ा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? अभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात पूरी तरह से याद नहीं दिलाई है। ताई जी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए मेरी माँ का रास्ता रोका और उनकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। मुझे जाने दीजिए भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब मुझे और ज्यादा बेइज्जत मत करिए। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। माँ ने सिसकते हुए कहा और उनका बर्दाश्त जवाब दे गया था। तूने मेरी बेटी की खुशी में आकर मनहूसियत फैला दी है। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे यहाँ से किस तरीके से जाना होगा। ताई जी ने अपनी शैतानी सोच का दिखावा करते हुए मेरी माँ के कंधे पर जोरदार धक्का दे दिया। मेरी माँ का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची। उनके आंसू लगातार बह रहे थे और वो बेबसी की तस्वीर बन गई थी। पार्टी में मौजूद किसी एक इंसान ने भी आगे बढ़कर मेरी माँ को सहारा देने की कोशिश नहीं की। सब लोग खामोश तमाशबीन बनकर उस गरीब औरत की बेइज्जती को देख रहे थे। निकलो यहाँ से, तुम भूखी फटीचर औरत। यहाँ पर एक बदनुमा दाग हो। वैसे भी तुमने यहाँ आकर हमारी हाई सोसाइटी के लोगों के बीच में बहुत बेइज्जती करवा दी है। उन्होंने दोबारा से जोर से धक्का देते हुए तेज आवाज में चिल्लाकर कहा। मेरी गरीब माँ, जिसने लोगों के घर बर्तन मांजकर मुझे पाला था, ताई के उन जहरीले शब्दों को सुनकर फूट फूट कर आंसू बहाने लगी। उनका दिल इस बेइज्जती पर खून के आंसू रो रहा था और वह दरवाजे की तरफ गिरती पड़ती जा रही थी। उसी पल पुलिस की भारी गाड़ियों ने ताऊ के घर को चारों तरफ से घेर लिया था। गाड़ियों के ब्रेक लगने की भयंकर आवाज ने पार्टी की जमी हुई रौनक को एक पल के लिए मौत जैसी खामोशी में बदल दिया। पुलिस के भारी बूटों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? हमारे घर के बाहर
ये गाड़ियां क्यों रुकी हुई हैं? ताऊ ने घबराहट के मारे अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा और उनका रंग पीला पड़ गया। मुझे क्या पता कि ये सब क्या हो रहा है। ये जरूर इस मनहूस औरत के यहाँ आने का परिणाम है जो पुलिस आज हमारे दरवाजे पर आ गई। उर्वशी ने बौखलाहट में अपनी माँ का बाजू पकड़ते हुए कहा और उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरी। मेरी वर्दी पर लगे सितारे रोशनी में चमक रहे थे। मैंने एक नज़र उस शानदार घर और वहां मौजूद लोगों पर डाली और फिर तेजी से मैं गेट की तरफ कदम बढ़ाने लगी जहां पर मेरी माँ को धक्के दिए जा रहे थे। मेरे पीछे मेरी पूरी पुलिस फोर्स पूरी तैयारी के साथ चल रही थी। ताई जी मेरी माँ को आखिरी धक्का देकर उसी दरवाजे से बाहर फेंकने ही वाली थी और मेरी माँ रोते हुए बाहर की तरफ गिरने वाली थी, लेकिन मैं दरवाजे पर थी। मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और उन्हें गिरने से बचा लिया। मेरी माँ ने आंसू भरी आंखों से मुझे देखा तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही, क्योंकि मैं अपनी साधारण हालत में नहीं बल्कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थी। मेरे कंधों पर चमकते सितारे मेरी ताकत की घोषणा कर रहे थे। मैंने अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेकर सीधा अंदर चली गई। मेरे साथ पुलिस फोर्स भी आगे बढ़ी। पार्टी में मौजूद सैकड़ों मेहमानों की हंसी मजाक की आवाज एकदम रुक गई और हर तरफ सन्नाटा छा गया। मैं जैसे ही वहां पर पहुंची तो एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर बुलंद और तेज आवाज में कहा, हम इस उर्वशी को स्कूल में करप्शन के केस में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। ये सुनते ही पार्टी में मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। ताऊ जी की बेटी उर्वशी, जो कुछ देर पहले घमंड से चमक रही थी, अचानक घबराहट का शिकार होकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और हकलाते हुए बोली, मैंने कुछ भी करप्शन नहीं किया है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। तुम लोग मुझे इस तरह से बेइज्जत नहीं कर सकते। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा और उसकी टांगें डर के मारे कांप रही थीं। लेकिन तभी पुलिस वालों के सामने मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए पूरे कॉन्फिडेंस और रुतबे के साथ सामने आई और दिल चीर देने वाली आवाज में बोली, मेरे पास तमाम सबूत हैं और इस केस को मैं हैंडल कर रही हूँ, डीएसपी अहाना। मेरी ये बात सुनते ही ताऊ जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरी यूनिफॉर्म और कंधों पर लगे सितारे देखते ही ताऊ जी हक्का बक्का रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल सका। वो इंसान जिसने घमंड के नशे में अपने सगे भाई की विधवा को धक्के मारे थे, आज उसी विधवा की बेटी के सामने मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी ताई जी, जो अभी तक अपने घमंड की खुमारी में थीं, गुस्से में आगे बढ़ी और मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, तुम कौन होती हो मेरी बेटी को गिरफ्तार करवाने वाली? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम हमारे घर में पुलिस को लेकर आ गई हो? ताई जी ने मुझे दबाने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये वार खाली गया। तब मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक भयंकर आवाज में वो बात कही जो बरसों से मेरे सीने में दफन थी, मुझे धमकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अब वो बेबस लड़की नहीं हूं जिसे तुमने धक्के मार कर निकाला था। आज मेरे पास पावर भी है और कानून भी। इसके बाद मैंने अपना अंदाज और भी कड़क किया और कहा, ताई जी, आपको सुनाई नहीं दिया? मैं डीएसपी अहाना हूं और इस केस को मैं ही हैंडल कर रही हूं। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने अपने कांस्टेबल को ऑर्डर दिया, जिन्होंने तुरंत ही आगे बढ़कर उर्वशी के हाथों में हथकड़ियां लगा दी और उर्वशी के चिल्लाने और रोने की आवाज गूंजने लगी। ये नजारा देखकर ताई जी का सारा घमंड खाक में मिल गया। उनकी टांगों ने उनका बोझ उठाने से मना कर दिया। तभी ताऊ जी रोते हुए आगे बढ़े और कांपती हुई आवाज में बोले, मैं भगवान का इंसाफ होते हुए देख चुका हूँ बेटा। ताऊ जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे आगे खड़े हो गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझे माफ कर दो बेटी और मेरी बेटी को बचा लो। इसे सजा हो जाएगी, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भगवान के लिए अपने ताऊ जी पर दया करो। उनके आंसू चेहरे से बहते हुए नीचे गिर रहे थे। तभी मैंने उनकी तरफ गंभीरता और बिना किसी हमदर्दी के देखा। आप मेरे बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जो कुछ आपकी बेटी ने किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि उसने सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ ही बेईमानी नहीं की है, बल्कि अपने देश के साथ भी गद्दारी की है और वहां पर पढ़ने वाले गरीब बच्चों के साथ दगाबाजी भी की है। इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म मुझे यही सिखाती है। मैं कानून और इंसाफ को हर रिश्ते से ऊपर रखती हूँ।
और सबसे बढ़कर मेरी माँ की परवरिश ने मुझे यही सिखाया है कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वही सही है। मैंने अपनी माँ की तरफ गर्व से देखते हुए पार्टी में मौजूद सब लोगों को सुनाकर ये बात कही। मेरी माँ की आंखों में अब बेइज्जती के नहीं बल्कि जीत और गर्व के आंसू थे। मेरी ये दो टूक बात सुनकर ताई जी भी हक्का बक्का रह गईं और उनका सारा गुस्सा उड़ गया। वो रोते हुए मेरे पास आईं और हाथ जोड़कर बोली, तुम तो हमारी अपनी हो आना, तुम्हारी तो ये बहन है। इसे पुलिस पकड़कर ले जाएगी तो मोहल्ले वाले और लोग तरह तरह की बातें करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी। तुम ऐसा जुल्म मत करो। तभी मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जिन्हें यही ताई जी कुछ देर पहले धक्के मार रही थी, और फिर मैंने पलटकर बोला, जब आपने मेरी गरीब और लाचार माँ को इस घर से निकाला था तब लोगों ने बातें नहीं की थी? उस वक्त आपको परिवार की इज्जत और रिश्ते याद नहीं आए थे? आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो आपको लोग याद आ रहे हैं? ताई जी की बेटी उर्वशी को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा चुका था, जबकि मैं वहीं पर खड़ी थी। मैंने वहां मौजूद सब लोगों के सामने अपनी माँ के साथ हुई एक एक ज्यादती के बारे में बताया कि किस तरह हम एक एक रोटी के निवाले के लिए तरसते हुए इस घर से निकले थे। मैंने ताऊ जी और ताई जी की तरफ इशारा करते हुए साफ शब्दों में कहा, मैं आपको इस बात की सजा नहीं दे रही हूँ कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया। उसकी सजा तो भगवान आपको खुद देगा। यहाँ पर कानून के मुताबिक आपकी बेटी को वही सजा मिलेगी जो उसने किया है। मेरा इंसाफ पारिवारिक बदला नहीं है बल्कि कानून का इंसाफ है। मैं वहां से अपनी माँ का हाथ पकड़कर और उनका सर गर्व से ऊंचा करके जा चुकी थी। वहां पार्टी में मौजूद सभी मेहमान जो कुछ देर पहले मेरी माँ की गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे, अब मेरी माँ की परवरिश की तारीफ कर रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे कि इस गरीब और लाचार माँ ने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो इंसाफ और नाइंसाफी दोनों को अच्छे से जानती है, जिसे कानूनी तौर पर यह अधिकार मिल गया है कि वो सही मुजरिम को सजा दिला सके। मेरी माँ के कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनकी बरसों की मेहनत रंग ले आई थी। कुछ दिन बाद ताऊ जी थाने में मेरे सामने बैठकर रो रहे थे। उनके लगातार गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर मैंने उन्हें पारिवारिक मसलों पर तो माफ कर दिया था। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था कि माफ करने वाला बड़ा होता है, लेकिन उनकी बेटी ने जो कुछ भी किया था उसकी उसे कानूनी सजा जरूर मिलेगी। अदालत में उर्वशी को करप्शन के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। उसके बाद जब उर्वशी ने अपनी सजा का कुछ हिस्सा काट लिया तो मैंने ताऊ जी के साथ मिलकर उसकी जमानत भी करवाई, लेकिन उसे सजा मिलना भी जरूरी था ताकि दोबारा कभी वो ऐसा कोई काम ना कर सके। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसका घमंड हमेशा के लिए टूट चुका था। ताई जी भी अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थीं। वो एक दिन हमारे घर में रोती हुई माँ से माफी मांगने के लिए आई थीं। माँ ने अपनी आदत के अनुसार गले से लगाकर उन्हें दिल से माफ कर दिया था, लेकिन माफ कर देने के बाद भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सारी जिंदगी दिलो दिमाग से नहीं निकलती। इंसान जालिम को माफ तो कर देता है, लेकिन उसके दिए हुए जख्मों के निशान हमेशा आत्मा पर बाकी रह जाते हैं। शायद ताई जी और ताऊ जी को माफ करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अगर ताई जी ने हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार ना किया होता तो मैं आज डीएसपी की इस ऊंची पोस्ट तक कभी भी नहीं पहुंचती। इंसान जब तक ठोकरें नहीं खाता उसे संभलने का हुनर भी नहीं आता। शायद अपनी माँ को एक अच्छी और सुकून भरी जिंदगी देने के लिए ही मैंने दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल किया था। मुसीबतें और तकलीफें इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस शर्त यह है कि इंसान हिम्मत ना हारे और मेहनत को ही अपना सहारा बना ले। मेरी कहानी हर उस गरीब और लाचार के लिए एक सीख है जो अपने हालातों से हार मान लेते हैं। मेहनत, लगन और सच्ची नीयत से एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सामाजिक संदेश को देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, समाज
यह वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिखाए गए विचारों का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही गलतियों को उजागर करना और एक सकारात्मक सीख देना है। कृपया इस कहानी को सिर्फ एक कहानी के रूप में ही लें। धन्यवाद।